इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ VRAM की यानी वर्चुअल रैम की। इस VRAM वाले फीचर के बारे में आपने रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। कई सारे फ्लैगशिप फ़ोन्स में ये अब आने लगा है। एंड्रॉयड की मैं बात कर रहा हूँ, आईफोन्स में ऐसा फीचर आपको नहीं सुनने में मिलेगा। लेकिन ये एक ऐसा फीचर है जो मिड रेंज फ़ोन से स्टार्ट हुआ था और अब आपको फ्लैगशिप फ़ोन्स से लेकर जो बजट सेगमेंट के 10,000 तक के प्राइस पे फ़ोन आने वाले हैं उनमें भी ये VRAM का फीचर देखने को मिलेगा। अब इस VRAM वाले फीचर को आपने अलग अलग ब्रांड्स से अलग अलग नामों में सुना होगा। जैसे कोई कंपनी इसको रैम एक्सटेंशन कहती है, कोई इसे रैम बूस्ट कहती है, कोई इसे मेमोरी एक्सटेंशन कहता है और कोई इसे रैम प्लस कहता है। इस वर्चुअल रैम फीचर को ब्रांड्स प्रमोट करते हैं कि इससे आपके फ़ोन की रैम एक्सटेंड हो सकती है। एक्चुअली में मतलब कि अगर आपके फ़ोन में 8 GB रैम है तो उसे कोई कंपनी कह सकती है कि वो 3 GB रैम और एक्सटेंड कर सकती है, यानी 8 + 3 11 GB तक आपकी फ़ोन की रैम को एक्सटेंड कर सकती है। तो ये सारी जो रैम एक्सटेंशन वाली बातें हैं ये इससे रिलेट करी जाती हैं। अब कैसे ये वर्चुअल रैम आखिर काम करता है और क्या इसके फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं और अंत में कब किस केस में ये यूज़ किया जाता है, ये सारी डिटेल्स की बात इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। तो हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक टू द कोर। वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं बेसिक्स की बात करूंगा। हो सकता है ये बेसिक चीज़ आपके दिमाग में भी आए और आप पूछें कि ये रैम आखिर होता क्या है। तो इसे बहुत ही ब्रीफली मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो किसी भी फ़ोन में या लैपटॉप में या पीसी में, इन सब चीज़ों में जो भी बेसिकली आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं, गैजेट्स हैं, इसमें दो तरीके की मेमोरी होती है। एक होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरी होती है रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। अब रोम को हम लोग कॉमनली इंटरनल स्टोरेज के नाम से जानते हैं और ये आपने ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा कि रैम जो होती है वो हमेशा कम होती है, यानी कि 12 GB तक की रैम आजकल आपको कॉमनली देखने को मिलेगी। जबकि जो रोम है यानी इंटरनल स्टोरेज जो है वो आपको 128 GB, 256 GB या इवन 512 GB भी देखने को मिल जाएगा। तो दोनों ही मेमोरी साइजेस के डिफरेंस से आप ये समझ गए होंगे कि कुछ ना कुछ तो अलग बात है इन दोनों में, तभी इन दोनों की जो मेमोरी कैपेसिटी है उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये बहुत ही सिंपल है। रैम का मतलब होता है कि जो ऐप्स आप अभी यूज़ कर रहे हैं, जो जब आप फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं उस समय जिस मेमोरी को फ़ोन की ज़रूरत होती है, आपके डिवाइस को ज़रूरत होती है, वो एक्चुअली रैम के थ्रू हैंडल होती है। जबकि जो उस ऐप से रिलेटेड या जो फाइल्स होती हैं, वो सारा जो डेटा है ऐप जो चलाता है, जो कैश डेटा है और जो फाइल्स हैं उन ऐप से रिलेटेड, वो सारी की सारी रोम यानी इंटरनल स्टोरेज में ही स्टोर होती हैं। अगर आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो इसे मैं और सिंपल तरीके से बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम व्हाट्सएप ऐप की बात करते हैं। तो जब भी आप व्हाट्सएप ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आप दो तरीके के अलग अलग स्टोरेज को आप मान सकते हैं। एक मेमोरी फ़ोन को तब चाहिए होती है जब आप एक्चुअली में व्हाट्सएप को यूज़ कर रहे हैं। जैसे आप जब चैट करते हैं तब आप व्हाट्सएप ऐप को ओपन रखते हैं और उस टाइम पे ऑब्वियस सी बात है कि कोई ना कोई मेमोरी का हिस्सा व्हाट्सएप ऐप चलाने में लिया जाएगा। तो ये जो ऐप के रन होने वाला हिस्सा है ये एक्चुअली रैम के थ्रू हैंडल होता है। जबकि आप जानते हैं कि व्हाट्सएप में कई सारे अटैचमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फाइल्स होती हैं जो हम अलग अलग मैसेजेस में रिसीव करते हैं, और उसके साथ साथ जो इमेजेस, वीडियोस जो व्हाट्सएप से रिलेटेड हैं वो सारी की सारी आपके इंटरनल स्टोरेज में स्टोर होती हैं, मतलब रोम में जाती हैं। तो मेरे ख्याल से इस एग्जाम्पल से आप बहुत ही क्लियरली समझ गए होंगे कि रैम और रोम का क्या डिफरेंस होता है और दोनों के ही अलग अलग काम होते हैं, ये आप समझ गए होंगे। अब इसमें एक छोटी सी बात और है समझने वाली, वो ये कि रोम मतलब इंटरनल स्टोरेज में जो सेव्ड डेटा है वो एकदम स्टिल रहता है, वो बैठा रहता है, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं होती है। अगर आप व्हाट्सएप ऐप को बंद कर देते हैं इस्तेमाल करना, मतलब अगर आपकी ऐप रन नहीं कर रही है, तो भी ऐसा तो नहीं होता है कि जो आपका व्हाट्सएप से रिलेटेड डेटा है वो डिलीट हो गया है या वो चला गया है। तो इसलिए इंटरनल स्टोरेज जो होता है वो एक फिक्स मेमोरी है, उसमें जो चीज़ सेव्ड है वो सेव्ड रहती है। आप ऐप का यूज़ करें या ना करें वो हमेशा उसमें रहती है जब तक कि आप उस डेटा को डिलीट नहीं कर देते हैं। लेकिन रैम में क्या होता है कि एक बार आपने अगर व्हाट्सएप ऐप को, जो रीसेंट ऐप्स की ट्रे है, आपने उससे उसको क्लोज कर दिया तो फिर वो टेक्निकली तब तक स्पेस नहीं लेती है जब तक आप उस ऐप को दोबारा रन नहीं करने लग जाते हैं। अब इसमें कई लोग कह सकते हैं कि अगर वो रन नहीं करती है तो जब कोई मैसेज मुझे रिसीव होता है तो कैसे उसकी नोटिफिकेशन आ जाती है। तो हाँ, ये एक्चुअली मैं इसीलिए मैंने कहा कि टेक्निकली वो ऐप अब आपका जो रैम है उसकी स्पेस नहीं ले रही है, क्योंकि थोड़ी सी स्पेस तो वो लेती है जिससे कि जो नोटिफिकेशन है या जो मैसेजेस वो रिसीव करता है उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाती है।
अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, जो कि है वी रैम का, यानी वर्चुअल रैम। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि ये फिजिकली एक्चुअली में आपके फ़ोन की रैम बढ़ा देता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो सबसे पहले आप डाउट अपने मन से हटा लीजिए, अगर थोड़ा सा भी डाउट आपको इस बारे में है, क्योंकि जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक वर्चुअल रैम है, मतलब एक्चुअली में फिजिकली हार्डवेयर के थ्रू कोई एक्स्ट्रा रैम इसमें नहीं आ जा रही है, तो इस वजह से ये फिजिकली आपकी रैम को इंक्रीज नहीं कर देता है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, इसका इस्तेमाल क्यों आखिर किया जाता है? तो जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया कि कैसे रैम और इंटरनल स्टोरेज अलग अलग होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो रैम है उसे ज़रूरत पड़ने पर इंटरनल स्टोरेज का इस्तेमाल करके अपनी जो फ़ोन की स्पीड है, जो स्मूथनेस है, उसको अगर मेंटेन करना हो या बढ़ाना हो, तो उस केस में ये जो एक्सटेंडेड रैम है या जो वर्चुअल रैम है उसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपके फ़ोन में 6 GB रैम है और आप जैसे जैसे ऐप्स को लगातार यूज़ करते जाएंगे और आप उनको बैकग्राउंड में क्लोज नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि एक समय के बाद जो 6 GB की रैम है वो भी इनसफिशिएंट हो जाएगी, और जो नई ऐप अगर आप कोई खोलते हैं या कोई एक्स्ट्रा आप ऐप्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए रैम में जगह नहीं बचेगी। अब ऐसे केस में नॉर्मली फ़ोन्स क्या करते हैं कि उनमें एक रैम ऑप्टिमाइजेशन नाम का एक फंक्शन होता है, फीचर होता है। उससे क्या होता है कि जो ऐप्स आपने बहुत पहले खोली हुई हैं लेकिन उनको आपने रिसेंट ऐप से क्लोज नहीं किया है, उसको वो रैम से हटा देती है, और जो आप नई ऐप ओपन करते हैं या जो एक्टिवली आप यूज़ कर रहे हैं जिस ऐप को, इस तरीके से उसके लिए वो एक जगह खाली कर देती है और आप नॉर्मली अपने फ़ोन का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो ये तो बहुत ही एक आइडियल सिचुएशन है कि हाँ भाई, जो ऐप बहुत देर से यूज़ नहीं हो रही है उसे साइड कर देते हैं और जो नई ऐप हम ओपन कर रहे हैं उसको वो फ़ोन प्ले कर देता है, और रैम का जो ऑप्टिमाइजेशन है वो इस तरीके से काम करता है। अब कई सारे लोगों के साथ ऐसा भी केस होता है कि उनको साइमल्टेनियसली 4 से 5 ऐप्स के बीच में शफल करना पड़ता है रेगुलरली। तो अगर ऐसा कोई केस आ जाता है, तब तो ये रैम ऑप्टिमाइजेशन का फीचर आपके फ़ोन को स्लो कर देगा, और आपको अगर कोई बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है तो उसमें भी ये धोखा दे सकता है। तो अब इसका तो सिर्फ एक ही इलाज है, वो ये है कि किसी तरह से रैम बढ़ाई जाए। तो मतलब कि अगर आपने एक फ़ोन ले लिया है जिसमें ऑलरेडी 6 GB रैम है, तो अब और तो कोई तरीका है नहीं कि उसकी फिजिकली रैम बढ़ाई जाए। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर के थ्रू ये एक तरीका निकाला है इन ब्रांड्स ने कि जिससे टेम्परेरी बेसिस पे जो हमारा इंटरनल स्टोरेज है, जो एक्चुअली में एक स्टैटिक स्टोरेज है, उससे थोड़ी देर के लिए वो कुछ स्पेस जो मेमोरी में बची रह जाती है, इंटरनल स्टोरेज में बची रह जाती है, उसको रैम के साथ ही जोड़ के यूज़ करता है, जिससे कि आपका जो साइमल्टेनियसली ऐप्स यूज़ करने का एक्सपीरियंस है वो ख़राब ना हो। और इससे जाहिर सी बात है कि जो फ़ोन है उसकी ओवरऑल स्मूथनेस बढ़ जाती है, और अगर आपको रैम ऑप्टिमाइजेशन एक अच्छी बात नहीं लगती है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है। तो कुल मिला के जो ऐप्स बैकग्राउंड में फोर्स शट डाउन हो जाती हैं, उन्हें जब आप रिसेंट ऐप्स में फिर क्लिक करते हैं तो वो दोबारा से रीलोड होना शुरू करती हैं, उस प्रोसेस से काफ़ी हद तक छुटकारा मिल जाता है। अब डेफिनेटली आपके मन में इससे रिलेटेड कई सारे सवाल उठे ही होंगे कि किन किन केसेस में ये यूज़ किया जाता है, और क्या इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और क्या कुछ इससे जुड़े डिसएडवांटेजेस भी हैं, और किन चीज़ों का ध्यान हमें भी रखना चाहिए जिससे कि हम इस फीचर का पूरी तरह इस्तेमाल अच्छे से कर पाएँ। तो इसमें सबसे पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है जान लेने वाली, वो ये कि जैसा मैंने कहा कि ये एक्चुअली में कोई फिजिकल रैम को रिप्लेस नहीं कर देता है, ना ही इस तरीके से आप इसको देखें कि ये एक ऐसा फीचर हो सकता है जो कि ओरिजिनल रैम को किसी तरीके से रिप्लेस कर दे या इम्प्रूव कर दे। ऐसा कुछ नहीं है। सीधी सी बात ये है कि ये एक तरीके का इमरजेंसी फीचर है, मतलब टेम्परेरीली ही आपके ये फ़ोन की रैम को बूस्ट देता है, इंक्रीज कर देता है, लेकिन ये किसी भी तरीके से एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। और इस चीज़ को मैं एक एग्जांपल से और भी ज़्यादा क्लियर कर देता हूँ कि सपोज़ कीजिए कि आप एक ही प्रोसेसर वाला फ़ोन, मतलब कि एक ही फ़ोन के दो अलग अलग रैम वेरिएंट्स हैं। एक फ़ोन में आपको 6 GB रैम मिलती है और दूसरे वेरिएंट में आपको 8 GB रैम मिलती है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल 6 GB रैम वाला फ़ोन लें और उसमें आप वर्चुअल रैम को ऑन कर दें, जिसकी वजह से उस 6 GB रैम वाले फ़ोन की जो एक्सटेंडेड रैम के साथ कैपेसिटी है वो 6 GB प्लस 2 GB यानी 8 GB हो जाती है। और फिर उस 6 GB रैम वाले फ़ोन को आप 8 GB रैम, जिसमें एक्चुअली में 8 GB रैम है, फिजिकल जो स्टोरेज है रैम का वो 8 GB है, उसके साथ साथ आप दोनों को फ़ोन्स को कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि 8 GB जो फिजिकल रैम वाला फ़ोन है वो जो 6 GB प्लस 2 GB वाला जो सेटअप है उससे फार बेटर परफॉर्म करेगा। तो ये अगर आपके मन में डाउट है
कि 6 GB रैम वाला वेरिएंट मैं ले लूँ या कम रैम वाला वेरिएंट ले लूँ और उसको फिर मैं एक्सटेंडेड रैम से फास्ट कर दूंगा और वो बराबर से 8 GB या जो 10 GB 12 GB जितने भी रैम है उसके बराबर हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये ख्याल आप अपने मन से निकाल दीजिए। इससे जुड़ी दूसरी बात ये है कि जो रैम होती है वो एक्चुअली में फास्टेस्ट इंटरनल स्टोरेज से भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। मतलब कि अगर आपके पास बेस्ट इंटरनल स्टोरेज वाला फ़ोन है जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है, आप किसी भी फ़ोन से अगर कंपेयर करें, तो भी उसकी जो इंटरनल स्टोरेज की स्पीड है वो रैम की स्पीड से बहुत ज़्यादा कम होगी, ये बात पक्की है। इस वजह से जो गेम्स हैं, जो हैवी ऐप्स हैं जिनको ज़्यादा रिसोर्स चाहिए होता है, वो आपकी फ़िज़िकल रैम में ही स्टे करती हैं, जबकि जो लाइट ऐप्स हैं जैसे फ़ोटोज़ हो गई या जो व्हाट्सएप है या और भी छोटी ऐप्स हो सकती हैं जैसे टेक्स्ट मैसेजेस वाली ऐप है या फ़ोन कॉल वाली ऐप है, वो टेम्परेरीली हो सकता है कि बड़ी आसानी से वो जो दूसरा स्टोरेज है, जो एक्सटेंडेड रैम है, उसमें शिफ्ट हो जाए। और इससे जुड़ी लास्ट बात मैं इस चीज़ की करने वाला हूँ कि हमें ऐसा क्या करना है या हमें ऐसा क्या इंश्योर करना है जिसकी वजह से हम इस फीचर का पूरा फ़ायदा उठा पाएँ। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें हमें इंटरनल स्टोरेज में इतनी स्पेस छोड़नी है कि जितनी एक्सटेंडेड रैम को ज़रूरत है। मतलब कि अगर 4 GB आप एक्सटेंडेड रैम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके इंटरनल स्टोरेज में भी कम से कम 4 GB तो स्पेस बची होनी ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं कि वो भाई और कहीं से तो स्पेस लाएगा नहीं। तो यही चीज़ आपको बस इंश्योर करनी है। लेकिन मुझे भरोसा है कि जो आजकल फ़ोन्स आते हैं जिनमें ये फीचर है वो अमूमन इंटरनल स्टोरेज जिनका 128 GB होता है, 256 GB होता है, जो इस हाई रेंज का इंटरनल स्टोरेज है, इतना हाई कैपेसिटी वाला इंटरनल स्टोरेज है, ऐसे ही फ़ोन्स आते हैं। और ऐसे फ़ोन्स में मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो इस स्टोरेज को पूरा भर भी पाते होंगे। अगर आप भर पाते हैं तो ये आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस 128 GB स्टोरेज को पूरा भर नहीं पाते हैं। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है कि आप उतनी स्पेस छोड़ पाएँ कि जिससे जो एक्सटेंडेड रैम उसका भी इस्तेमाल ठीक से हो पाए। तो ये थी ये वीडियो जिसमें मैंने आपको VRAM का कंसेप्ट समझाया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे आप ज़रूर लाइक कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आप इसे ज़रूर डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपके कोई सुझाव हों, सवाल हों, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आखिर में अगर आपको इस तरीके की टेक वीडियोस पसंद हैं और इस चैनल का कंटेंट आपको पसंद आता है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि किसी भी नए अपलोड की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।